इस देश का एक कोई कैंपस आज की तारीख में ऐसा नहीं है जिसमें समता समिति को मजबूती से लागू करने के लिए आंदोलन न शुरू हो गया, लेकिन टीवी डिबेट नहीं हो रही। ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजी क्या कहलाती है? विरोध करने वाले वही थे, उसके बाद उसको टीवी पर बैठ करके आने वाले वक्त में सारे सामान्य वर्ग के लोग जेल में हो जाएंगे, ऐसा दुष्प्रचार करने वाले टीवी पर एंकर भी वही थे। मैं जब डीयू में आया 2009 में, तो कुछ कोर्स ऐसे थे 4,000, 5,000, 6,000 फीस थे उसकी, और आज उनकी फीस 30,000, 40,000, 50,000 हो गई। 10 साल में किसकी आमदनी 10 गुना बढ़ी है? तो शिक्षा तो वैसे ही गरीबों से दूर हो गई, और उन गरीबों में 90% SC ST OBC है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा दिया, सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग उसमें शामिल हैं। जब पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अनपढ़ रहेगा तो दंगा करेगा इंडिया। कि खुद उन्हें पता है कि बिना डिग्री के भी पूरे देश पर हुकूमत की जा सकती है। और तो और सर, वो वैज्ञानिकों के कार्यक्रम में गए थे और वहां क्या बोल दिया, अब तो ये सब बोलने पर मुकदमा हो जा रहा है कि गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी, बाकी आप सर्च कर लीजिएगा। आप नींबू मिर्चा पूरे कैंपस में लटका दिए, और दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है, हंसराज कॉलेज, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, अब तो वहां हूं भी नहीं, वो सबसे बड़ा मठ बन गया है। हर महीने वहां हवन होती है और सारे RSS के लोग वहां हवन में शामिल होते हैं। आज शिक्षा पर हम लोग बहुत जरूरी सवालों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब शिक्षा पर चौतरफा हमला हो रहा है। अभी संजय जी ने जहां से बात खत्म की, मैं वहीं से शुरू करता हूं। जिस चीज का नाम जितना प्रभावशाली रखा जाता है, उसका विनाश उतना ही कायदे से तैयार किया जाता है। क्योंकि इसी देश में पहले नारा लगा था, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अब कितना आगे बढ़ा ये तय होगा कि कितना पढ़ा इंडिया। जिस समय आत्मनिर्भर का नारा दिया गया, उस समय सबसे ज्यादा फॉरेन फंडिंग के रास्ते खोल दिए गए। जिस समय विकसित भारत का नारा दिया गया, उस वक्त रिपोर्ट कह रही है कि गैर बराबरी में इतने ज्यादा लोग गरीब होते चले गए कि 80 करोड़ को तो आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, फिर किसका विकास। जिस समय स्वदेशी का नारा दे रहे थे, उस समय केवल अपने 2 दोस्तों को पूरा देश बेच रहे थे। इसी तरह इसका नाम विकसित भारत की बजाय मुझे लगता है होना चाहिए विभाजित भारत अनपढ़ प्रतिष्ठान अधिनियम, क्योंकि शिक्षा तो देना नहीं है। और विभाजित इसलिए क्योंकि अब शिक्षा किसे मिलेगी ये बंटवारा तय हो जाएगा, और कौन शिक्षा नहीं पाएगा अब तय उन लोगों को करना है। हालांकि उन्हें इतना कमजोर कर दिया गया है कि उन्हें पता ही नहीं है कि इस तरह का कोई कानून भी पास हो रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक सत्ता की जिम्मेदारी थी, और समाजवादियों का पुराना नारा हुआ करता था, संजय जी जानते होंगे, और तमाम लोग ये नारा लगाते थे सड़क पर कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। यानी लोकतांत्रिक राज्य की जिम्मेदारी थी कि वो मुफ्त में निःशुल्क शिक्षा दे, ताकि गरीब आदमी की जेब से तय न हो कि उसके बच्चे पढ़ पाएंगे या नहीं। क्योंकि शिक्षा केवल डिग्री का जरिया नहीं है, वो डिग्रियां तो अक्सर फर्जी भी निकल जाती हैं। शिक्षा केवल नौकरी का एक जरिया नहीं है, शिक्षा समझदारी देती है, चेतना पैदा करती है, और जिस हुकूमत को समझदार नागरिक नहीं चाहिए, वो पहले ही शिक्षा बर्बाद करती है। मैं यही जगह है, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलानिया दावा भी किया था, और अब वो हकीकत भी हो रहा है, और इस पर किताब भी लिखी मैंने। जो खतरे मैंने कुछ दिन पहले, और बहुत सारे लोग इस परिसर में बैठे हैं जो कई सालों से इन खतरों के खिलाफ लड़ भी रहे हैं, लेकिन वे खतरे इतने बढ़ गए, अब UGC एक बिल ले आ रही है, एक गजट नोटिफिकेशन है, देखने में उसका नाम है समता समिति, और जो कोर्ट के दबाव में लाई गई, मजबूरी में लाई गई। ये मोदी सरकार का कोई एहसान नहीं था कि वो इस देश के SC ST के साथ OBC को भी कैंपस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रोकना चाह रहे थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी। रोहित वेमुला और पारुल तड़वी की घर के लोग, उनकी माएं, जब कोर्ट में इस तरह की लड़ाई लंबे वक्त तक लड़ती हैं, 10 साल हो गया, 2016 की बात थी, 2026 चल रहा है, 17 जनवरी, तो कोर्ट ने कहा कि 2012 का रेगुलेशन अब कारगर नहीं है और सख्त रेगुलेशन बनाओ। उसमें यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी हैं उस बेंच में भी शामिल थे,
और जब कोर्ट के दबाव में वर्तमान मोदी सरकार ने उसको गजट नोटिफाई किया तो उसे इतना उथला, इतना अस्पष्ट बनाया कि देखने में वो लगे कि समता है, वो समता समिति न्याय करेगी, और भीतर से इतना कमजोर, इतना खोखला बनाया कि वो पहली ही हियरिंग में रुक गया। और उसे रोकने वाले वही हैं जिन्होंने इसको मजबूत करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाला था। फिर जुडिशरी में कौन है, कहां है? उसके बाद इस बीच में आपने पूरे देश में क्यास मचा दिया। इस देश के जनरल कैटेगरी के लोगों को सड़क पर उतारा और उन लोगों ने खुलेआम विरोध किया। मुट्ठी भर लोग थे, कहीं भी ऐसा हुजूम आप नहीं देखेंगे। और वो लोग, उनका विरोध का स्तर यह था कि प्रधानमंत्री को तेलिया कहकर के गाली दे रहे थे। एक मुकदमा उनके ऊपर नहीं हुआ, जाति के नाम पर गाली दे रहे थे। वे नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते, ये वही लोग थे जो हिंदू हृदय सम्राट बनके उन्हें सर आंखों पे बिठाए थे, उनके 100 गुनाह माफ थे, और उनकी कब्र खोदने के नारे लगाए। एक मुकदमा किसी के ऊपर नहीं हुआ। ये वही लोग थे जिनको टेलीविजन पर प्राइम टाइम डिबेट में हिस्सा बनाया गया और एंकर कह रहे थे कि भारत क्या विकसित होगा, यहां तो जाति पूछी जा रही है। और ऐसे वक्त में जब यही हुकूमत मानने को मजबूर होती है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसको भी धोखा कर रहे हैं, उसमें भी कॉलम नहीं है। उसी बीच में पहली हियरिंग में यूजीसी का बिल रोक दिया। आपने SC ST OBC को क्या पैगाम दिया कि, और ये बात हमने नहीं कही, ये इंदिरा जयसिंह ने उसी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने बोला कि ये अच्छा संकेत नहीं है इस देश के लिए कि आप एक कानून बनाइए, उसके विरोध में कुछ लोगों को सड़क पर उतारकर कानून व्यवस्था का संकट पैदा करिए और उसके बाद रुकवा दीजिए। दूसरी कम्युनिटी को मैसेज जा रहा है कि जो ताकतवर है वो अपने मुताबिक फैसले करवा रहा है। फिर आज देखिए विश्वविद्यालयों में क्या स्थिति हो गई। इस देश का कोई कैंपस आज की तारीख में ऐसा नहीं है जिसमें समता समिति को मजबूती से लागू करने के लिए आंदोलन न शुरू हो गया, लेकिन टीवी डिबेट नहीं हो रही। ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजी क्या कहलाती है? विरोध करने वाले वही थे, उसके बाद उसको टीवी पर बैठ करके आने वाले वक्त में सारे सामान्य वर्ग के लोग जेल में हो जाएंगे, ऐसा दुष्प्रचार करने वाले टीवी पर एंकर भी वही थे, कोर्ट में फैसला लेने वाले भी वही थे। आप इस देश को इतना बांट रहे हो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं विभाजित भारत आपका मकसद ही है। आप इस देश के SC ST OBC को अब इतना मूर्ख समझ रहे हैं कि आपको लगेगा कि एक तबके से विरोध करा के आप उनके हितैषी बन जाएंगे। वो आपसे सवाल पूछेगा कि इन्हीं विश्वविद्यालयों को जब आप प्राइवेट हाथों में बेच रहे हो इस विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान में, तो सबसे पहला हक किसका मारा जाएगा? वो SC ST OBC का मारा जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन खत्म उसमें से। और सेल्फ फाइनेंस कोर्स ले आ रहे हैं आप। हमने अपनी किताब में भी ये बात लिखी है। मैं जब DU में आया 2009 में, तो कुछ कोर्स ऐसे थे 4000, 5000, 6000 फीस थी उसकी, और आज उनकी फीस 30,000, 40,000, 50,000 हो गई। 10 साल में किसकी आमदनी 10 गुना बढ़ी है? तो शिक्षा तो वैसे ही गरीबों से दूर हो गई, और उन गरीबों में 90% SC ST OBC है। आपने मंडल लागू होने के बाद जब रिजर्वेशन आया मंडल पार्ट 2 में, आपने पूरे रिजर्वेशन के दायरे में जितने लोग आ रहे थे उनको ठेके पर रखना शुरू कर दिया ताकि रिजर्वेशन न देना पड़े। अब आप ये जो बिल ले आ रहे हैं, इसका तो साफ मकसद ये है कि JNU में हमें कुछ दिन पहले कुछ विद्यार्थियों ने बुलाया, और संजय सर आप जानकर हैरान होंगे, सरकारी विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और एक प्राइवेट का, अभी अदिति ने बताया उनको, उसको ले आ करके वहां पर रख दिया कि वो मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, वो पढ़ाएंगे, वो सब कुछ कराएंगे। तो नाम का सरकारी रह गया, वो भी कोई अडानी ही जैसा चलाएगा। तो यूट्यूब पर फिर क्लास चलवा दो कल को। भाई यूट्यूब पर तो ये कोचिंग वाले पढ़ाते ही हैं। अभी संजय सर ने जो बात कही उसको भी जोड़ रहा हूं इसमें। मैं उसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और इन लोगों ने भी सड़क पर लड़ाई लड़ी, गांव गांव गए, स्कूल खोलने की बात की उसी समय। और ये आयरनी देखिए, सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति जो राजनीति कर रहा है वहां मुख्यमंत्री बना है, वो धर्म की बात करके राजनीति कर रहा है। 27,000 कंपोजिट स्कूल बंद करके 27,000 कंपोजिट ठेका खुलवा रहा है, और वहां परमिट दी गई है कि एक ही जगह पर देसी शराब और विदेशी शराब दोनों मिलेगी। आपके गांव के पास में मिलेगी, आपके गांव के पास में स्कूल नहीं मिलेगा। और बिल्कुल ठीक आपने कहा, कितने, और उनमें भी जो स्कूल छोड़ रहे हैं 90% से ज्यादा SC ST OBC बच्चे हैं। पहली बार तो वे स्कूल जाने लगे, और इस देश ने एक बार फैसला लिया था कि गांव के पास में स्कूल होगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह फैसला लिया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर।
आप मर्ज कर रहे हो। और यही नई शिक्षा नीति है जिसके विरोध में एक जमाने में डूटा लड़ता था। अब तो डूटा क्या कर रहा है वो तो यहां बैठे लोग बेहतर जान रहे होंगे। वो तो उनके खिलाफ कौन बोलेगा। मैं अगर अगली किताब लिखूंगा तो उसमें लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल का अलग चैप्टर लिखूंगा जो गोबर लीप करके एसी का विकल्प बना रही थी। और ये मजाक नहीं है, ये आपने विश्वविद्यालयों को यहां पहुंचा दिया। तो जितनी तेजी से विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहे हैं, स्कूल बर्बाद हो रहा है, डिग्री कॉलेज में, अच्छा स्कूल और डिग्री कॉलेज इनमें जो लोग पढ़ाते हैं वे सरकारी मुलाजिम होते हैं, तो वे आंदोलन नहीं खड़ा कर पाते। और आंदोलन खड़ा करने का काम हायर एजुकेशन वालों का होता है। लेकिन हमारे जो लोग प्रोफेसर बनाने के लिए, तो जब वाइस चांसलर ही आरएसएस की शाखा से आएगा तो प्रिंसिपल वो आरएसएस वाला बनाएगा। और शाखा कोई कैंपस ऐसा नहीं है, बजट हर जगह घट गया है और शाखाएं हर जगह बढ़ गई हैं। और शाखाएं किसके लिए बढ़ी हैं? वो शाखाएं उनके लिए बढ़ी हैं जिनको पीएचडी में एडमिशन लेना है, जिनको परमानेंट होना है। अगर आपको इस समय देश के विश्वविद्यालय में परमानेंट होना है, पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले उस शाखा में जाइए, उसमें आर्टिकल लिखिए। अब यूजीसी की एयर लिस्ट खत्म हो गई है और वही ऑर्गेनाइजर और 5 जन में आर्टिकल छपवाइए। और उसके बाद भी अगर 4 कंपटीटर आरएसएस की शाखा से निकले हैं तब उसमें कुछ आपको फाइनेंशियली भी देखना पड़ेगा। जात व्यवस्था तो हर जगह काम कर रही है। आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। और एक आखिरी बात, जैसे ही आपने, और मैं बार बार ये कह रहा हूं, इस देश के बहुजनों तक तो ये बात पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि शिक्षा बचाने की लड़ाई तो उनकी थी, उनको तो धर्म बचाने के काम में लगा दिया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा दिया। सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग उसमें शामिल है। संजय जी ने बहुत सही बात कही थी, वहीं अपनी बात मैं समेट रहा हूं। जब पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अनपढ़ रहेगा तो दंगा करेगा इंडिया। मजबूरी में वहां जाएगा क्योंकि उसको शिक्षा मिली नहीं। और वो अनपढ़ और बेरोजगारों की भीड़ को सिस्टमेटिक ढंग से बर्बाद किया जा रहा है। कुछ साल पहले, आपको याद हो कि न याद हो, जियो विश्वविद्यालय का इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंट करके बहुत बड़ा प्रचार किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शुरू होने के पहले ही उसको दर्जा मिल गया था कि वो सबसे विशेष विश्वविद्यालय होगा। आज तक बना ही नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, वही कह रहा हूं, हिंदी उनको पसंद है इसलिए हिंदी में बोल दिया। उन्होंने सारा इसका नाम हिंदी में रखा है। ये जो हो रहा था, असल में शिक्षा की बर्बादी बहुत सुनियोजित तरीके से की जा रही थी, क्योंकि शिक्षा समझदारी देती है और शिक्षा की वजह से इन्होंने सब कुछ बर्बाद करके। और मैं एक बात कह रहा हूं, एक क्रोनोलॉजी इसकी है, ये बात समझने की है। पहले तो गरीबों के हाथ से शिक्षा छिन जाए, उसके बाद थोड़े से लोगों के लिए शिक्षा रहे, उस थोड़े से लोगों के लिए जो शिक्षा रहेगी उसका भी सिलेबस वो तय करेंगे आरएसएस की शाखा से। मुगल काल गायब करेंगे तो राणा प्रताप को महान कैसे पढ़ाओगे? वो युद्ध किसके खिलाफ लड़े थे? क्योंकि राजा तो आउट ऑफ सिलेबस है, जिसके खिलाफ वो लड़े थे। आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था को कम्युनल कर दिया है। क्लासरूम में, अच्छा आप समाज में जहर बोते हैं तो क्या क्लासरूम तक नहीं जाएगा वो? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कल यूजीसी के सपोर्ट में जो आंदोलन हुआ, उस पर छोटा सा समूह बच्चों का गया और उनको मार पीट करके उनको घायल कर दिया। आप पूरे देश में ये क्योस चाहते हैं? आप विश्वविद्यालयों के भीतर तनाव करना चाहते हैं? ये कुल मिला करके एक आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्लों को अनपढ़ गंवार बना करके तुलना करेंगे। साहब आयरनी देखिए, देश के विश्वविद्यालय बर्बाद होंगे और प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री बोलेंगे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के यहां पर एक कैंपस खोलेंगे। कौन जाएगा उसमें? यहां तो खुला तो है एमआईटी, गलगोटिया और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहां रिजर्वेशन भी नहीं है। वहां पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले कौन से विकसित भारत के हैं? नहीं, वो कहते हैं हार्वर्ड नहीं चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। पहले उन्होंने विरोध भी किया था और अब वो, और इसीलिए वो कह रहे हैं, ताकि संजय जी ने जो बातें कह दी मैं उसको दोहरा बस रहा हूं कि खुद उन्हें पता है कि बिना डिग्री के भी पूरे देश पर हुकूमत की जा सकती है। नाली के गैस से चाय बनाने की बात पर कोई पैनल डिस्कशन नहीं हुआ। और तो और सर, वो वैज्ञानिकों के कार्यक्रम में गए थे और वहां क्या बोल दिया, अब तो ये सब बोलने पर मुकदमा हो जा रहा है कि गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी, बाकी आप सर्च कर लीजिएगा। आप नींबू मिर्चा पूरे कैंपस में लटका दिए। और दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है, हंसराज कॉलेज, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, तो वहां हूं भी नहीं, वो सबसे बड़ा मठ बन गया है। हर महीने वहां हवन होती है और सारे आरएसएस के लोग वहां हवन में शामिल होते हैं। पिछले दिनों उसने एक कैंपस में एक धर्म गुरु को बुलाया, उनका सिंहासन विश्वविद्यालय कैंपस में बनाया और प्रोफेसर और स्टूडेंट सब जमीन पर बैठे हुए थे। तो हर एक कैंपस में ऐसे ही एक मठ बनाओ और ऐसे ही मठाधीश बनाकर बिठा दो, फिर विकसित भारत का और बढ़िया नारा लगा करके नया बिल पेश कर देना। हम इस तरह के हर बिल का विरोध करते हैं क्योंकि संविधान विरोधी भी है
और ये उन समाजवादी आंदोलन के उन नारों का, और जो संविधान के मानने वाले और हाशिए की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, वो लोग एक जमाने में ये कहते थे कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, और आपने कहा 2.5%, वो तो टोटल जीडीपी का है, और अगर उसको बाइफरगेट करेंगे तो ये तो 1% भी नहीं खर्च कर रहे हैं, और बजट घटा रहे हैं ये। और हम लोग की लड़ाई शिक्षा के बजट को बढ़ाने की थी। बहुत बड़ी लड़ाई की जरूरत है। अभी ये यूजीसी का मूवमेंट है, ये और बढ़ेगा, जो मैं देख पा रहा हूं। ये हर कैंपस के बच्चों को ये लग रहा है, SC ST OBC के बच्चों को, कि सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और दबाव में उन्होंने ये कानून रुकवाया है। अभी तो 2 महीने के लिए रुका है। अगर ये आंदोलन और बढ़ा, JNU के लोग तो चुने हुए प्रतिनिधि सस्पेंड हुए हैं, वहां तो EVM से चुनाव भी नहीं होता, इसीलिए तो सस्पेंड करना पड़ रहा है। अगर EVM से हो जाए तो JNU पे ABVP कब्जा ना हो जाए तो कहिए। लेकिन जो लड़ेगा ऐसे ही निशाने पर लाया जाएगा। रोहित वेमुला के समय भी JNU और DU में लड़ाई हो रही थी, और ठीक उसी समय वहां भी 2016 में एक्शन लिया गया था। इस तरह के तानाशाही इसीलिए करी गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और BHU के वाइस चांसलर का कारनामा। और मैं एक आखिरी बात याद आ गई कह दूं, दिग्विजय सिंह कमेटी का ये वोट लेते हैं, उसे दिग्विजय सिंह कमेटी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रयाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इनकी जांच की तो पता चला कि वहां बहुत बड़ा फ्रॉड है। OBC एक्सपेंशन के नाम पर जितना पैसा आया है वो सब तो घोटाले में चला गया। आपने विश्वविद्यालय में हॉस्टल बनाए नहीं, और हॉस्टल नहीं बनाए तो हॉस्टल में OBC रिजर्वेशन नहीं देते। NFS करते हैं सबसे ज्यादा, ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले सबसे ज्यादा NFS SC ST OBC का करते हैं अभी। हाँ, और पार्लियामेंट में आपने तो सारा चिट्ठा खोल दिया। आपसे तो बोलने में भी डरते होंगे। मैं तो बधाई देता हूं सर आपके सामने कि आपने जिस बेबाकी से ये बात कही, ऐसे ही कुछ और सांसद और हो जाएं तो हमारे देश में लोग समझेंगे कि शिक्षा बचेगी तभी संसद बचेगी, शिक्षा बचेगा तभी संविधान बचेगा, और शिक्षा बचेगा तभी सामाजिक न्याय बचेगा, और शिक्षा बचेगी तभी लोकतंत्र भी बचेगा। लेकिन हमारी लड़ाई उनसे है जिनको न संसद बचानी है, न संविधान बचाना है, और न लोकतंत्र बचाना है। इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। जिनको संविधान ने हक दिया, जिनको लोकतंत्र से मौका मिला, और जिनको संसद से एक उम्मीद रहती है कि हमारी आवाज सुनी जाएगी, उन लोगों को एकजुट होना होगा और देश भर में इसका कैंपेन डिजाइन करें। हम संसद, डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। हम उसे ऐसा नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद।